हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस हो, यूपी पीजीटी का या झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का। तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत ये क्लास 9 है, जिसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। और ये यूनिट 1 का आज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग मैकाइवर की कार्य कारण अवधारणाओं को देखेंगे। तो मैकाइवर जी का नाम आने से पहले के साथ ही साथ उनके एक सहयोगी पेज का नाम भी आ जाता है। तो मैकाइवर तथा पेज ने सोसाइटी के संदर्भ में अपनी कार्यकारिणी अवधारणाओं को दिया था, तो उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और मैकाइवर और एवं पेज ये मेरे फेवरेट समाजशास्त्री भी हैं। क्यों है, मैं उसको आपको आगे बताती हूँ। मैकाइवर तथा पेज ने समाज का अपना अर्थ बताते हुए बताया है कि मानव जाति सदा से ही एक अनुपम प्राणी समझी जाती रही है। तो क्यों वो अनुपम प्राणी समझी जाती रही है? क्योंकि उसकी अपनी संस्कृति के कारण। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी अपनी संस्कृति होती है। या तो आप देखिएगा पशु पक्षी को, तो उसके अपने सभी वैसे ही हैं, लेकिन उसकी अपनी संस्कृति नहीं है जिसके कारण वे पशु पक्षी हैं। और मनुष्य एक मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसके अंतर्गत अपनी संस्कृति पाई जाती है। और मनुष्य ही समाज का निर्माण करता है, उसकी उत्पत्ति समाज के अंतर्गत होती है। और इसी समाज का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और किसका अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य के जो सामाजिक व्यवहार है उसका हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि जो आरंभिक काल होगा उस समय मनुष्य की अपनी कोई संस्कृति नहीं थी, जिसके कारण उनका जो जीवन होगा वो कितना ही अनियंत्रित, असहयोगपूर्ण और कलापूर्ण रहा होगा। उनको कितने अपने जीवन में कष्ट का सामना करना होगा। धीरे धीरे फिर वे कष्ट से निवारण के लिए उपाय कर किए होंगे, एक दूसरे से निकट संपर्क में आए होंगे, जिसके कारण उनके एक दूसरे को वो पारस्परिक निर्भरता बढ़ी होगी, उनको ज्ञान आया होगा, एक दूसरे के सहयोग के महत्व के बारे में जाने होंगे, उनके आपस में अंतर्क्रिया होगी, जिसके कारण फिर बाद में सामाजिक संबंध बना होगा। और यही सामाजिक संबंध जो है मनुष्य को समाज का उत्पत्ति करने में मदद किया होगा, जिसका कि अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। देखिए, समाज ये जो शब्द है ये हम लोग अपने डेली जीवन में इसको यूज़ करते हैं। अगर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बना है। और यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो मैकाइवर तथा पेज जी के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार वे बताते हैं कि समाज क्या है? तो ये सामाजिक संबंधों का जाल है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस समाज के अंतर्गत रहता है वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड होता ही है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो उस परिवार का पिता है, तो किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का आपका छोटा भाई है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है वो उसके परिवार के अंतर्गत वो निभा करता है। तो इसीलिए मैकाइवर तथा पेज जी ने कहा है कि जो समाज है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये जो उनका कथन है इतना महत्वपूर्ण कथन है। और ये कथन को मैं अपने एग्ज़ाम में उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ की हूँ, क्योंकि बीए से लेकर एमए तक में ऐसा कोई ही क्वेश्चन रहा होगा जिसमें मैंने इस कथन को यूज़ करके नहीं इसको कोरिलेट करके आंसर दिया हो। ये जो समाज है ये एक संतुलित व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत जो इसके व्यक्ति हैं वे विभिन्न प्रकार का अपना रोल अदा करते हैं। उनकी अपनी अलग अलग स्थिति भी होती है, उनका अपना अलग अलग स्टेटस भी होता है, वे समाज के अंतर्गत रोल भी अदा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज क्या है? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और इसके अंतर्गत हम उन क्रियाओं अथवा व्यवहारों को सम्मिलित कर लेते हैं जो कि उन व्यक्तियों को करने पड़ते हैं, जो कि इन संबंधों का वाहक होता है, यह हम कह सकते हैं उस समाज का, उस सोसाइटी का सदस्य होता है। जिसमें मैकाइवर तथा पेज ने इसके कथन के संदर्भ में लिखा है कि समाज कार्य प्रणाली और चलनों के अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूह व श्रेणियों की अथवा मानव व्यवहार के नियंत्रण अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है और यह सदा बदलता रहता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है कि समाज क्या है? तो ये सामाजिक संबंधों का जाल है।
तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये सामाजिक संबंध विविध प्रकार के होते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको कुछ सरल समाज देखने को मिलेगा, कुछ सरल संबंध देखने को मिलेगा, तो कुछ जटिल, कुछ स्थायी, कुछ अस्थायी। और इनके जो चाल चलन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, इनके जो प्रभुत्व सहयोग होते हैं वे अलग अलग होते हैं, जिसको हम समाज में यूज़ करते हैं और जिसको समझने के लिए भी इनको आवश्यकता होती है। इसी के संदर्भ में गिंसबर्ग महोदय ने कहा है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह होता है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, जो उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। अर्थात इनके परिभाषाओं में कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति किसी एक विशेष सोसाइटी का होता है, कोई एक विशेष सोसाइटी का होता है। तो मान लीजिए जैसे ए है, ए का अपना सोसाइटी है, बी का अपना सोसाइटी है। तो ए के सोसाइटी के अंतर्गत उसके अपने कुछ रीति रिवाज होंगे, उसकी कुछ अपनी संस्कृति होगी जिसका वो अपना नियम को फॉलो करता होगा, बी का अलग फॉलो करता होगा। तो अगर उन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो आपको कुछ अंतर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सामाजिक संबंधों में होता है और ऐसा समाजों में भी हमें देखने को मिलता है। अगर समाज के प्रमुख आधारों को देखा जाए तो मैकाइवर एवं पेज ने अपनी परिभाषा के आधार पर समाज में जिन महत्वपूर्ण आधारों या तत्वों पर प्रकाश डाला है वे निम्नलिखित है। हम लोग एक एक करके उसे देख लेते हैं। चलन अथवा रीतियाँ, ये समाज की वे स्वीकृत पद्धतियां हैं जिन्हें समाज द्वारा व्यवहार के क्षेत्र में उचित समझा जाता है। प्रत्येक समाज में कार्य करने के लिए अपने कुछ अलग पृथक उनकी रीतियां होती हैं। उनका भोजन करने का अपना एक अलग रीति रिवाज होता है, शिक्षा प्राप्त करने की भी एक अलग रीति होती है, संस्कारों को पूरा करने का एक अलग रीति रिवाज होता है। तो समाज के सदस्यों का उनके दैनिक जीवन में इन रीतियों अथवा चलनों से जो जीवन उनका चलता है, कहीं कहीं देखिएगा किसी समाज के सदस्यों का खान पान, उठना बैठना, शादी व्यवहार, शिक्षा व्यवहार सब आपको कहीं कहीं अलग देखने को मिल सकते हैं। इनके तौर तरीके अलग होते हैं, इनके उठने बैठने का तरीका अलग होता है, इनके रीति रिवाज अलग होते हैं, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा सहयोग कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मैकाइवर पेज की जो कार्य प्रणालियाँ हैं यानी उनकी जो प्रोसीजर है उसका इस शब्द का प्रयोग उन्होंने बेसिकली संस्थाओं के लिए किया है, क्योंकि संस्थाएं सामूहिक कार्य को करने की सर्वोच्च प्रणाली होती हैं। प्रत्येक समाज में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ विशेष प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं और समाज के सदस्यों से आशा की जाती है कि वे इनके द्वारा अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और ये कार्य प्रणालियाँ जो होती हैं बड़ी सीमा तक ऐसे होती हैं जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति को बहुत ही सुगमता पूर्वक पूरा किया जा सके। उनकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो सोसाइटी के अंतर्गत पूरी होती हैं और संस्कृतियों के विकास भी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उस सोसाइटी की जो बेसिक संस्कृति होती है, उनकी जो अपनी स्पेशल संस्कृति होती है, वे चाहती है कि इसमें भी उसको बढ़ोतरी होगी। समाज में जो विवाह, शिक्षा, संस्कार, धार्मिक विश्वास आदि ये सब भी प्रणालियाँ पाई जाती हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। थर्ड जो इन्होंने बात की है प्रभुत्व या अधिकार सत्ता यानी ऑथोरिटी की, कि प्रभुत्व अथवा अधिकार सत्ता से एक ऐसे संबंध का बोध होता है जिसमें समाज के कुछ व्यक्तियों के संबंध अधिकार के होते हैं और कुछ व्यक्तियों के संबंध अनुसरण करने वाले होते हैं। और ये जो अनुसरण या अधिकार के संबंध है आपको समाज के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। जैसे देखिए, राज्य में जो राजा अथवा जो प्रभु सत्ता होता है, परिवार में कर्ता और संस्थाओं में प्रधान व्यक्ति अधिकार प्राप्त करके व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जैसे परिवार का जो कर्ता होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, उसका काम होता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करे, उनको शिक्षा सुव्यवस्थित करवाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका भी कर्तव्य होता है कि उनके परिवार के जो कर्ता है उनका वो आदर सत्कार करे, उनके द्वारा बताए गए नियमों को वो फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से आपको राज्य में भी देखने को मिलेगा। राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थान हो गए, जैसे शिक्षण संस्थान हो गए या फिर परिवार विभाग का संस्थान हो गया या कोई भी इस प्रकार के जो संस्थान है, कार्य क्षेत्र का आपका संस्थान हो गया, तो उसमें इसी प्रकार के दो रिलेशन भी आपको देखने को मिलते होंगे।
फिर उन्होंने जो फोर्थ पॉइंट बताई है कि परस्पर सहयोग यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में यह समाज का अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पारस्परिक सहयोग के अभाव में किसी भी प्रकार के समाज के संगठन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। आपने सोसाइटी बनाया और उस सोसाइटी में अगर आप हम समय कलह होता रहे तो वो सोसाइटी क्या रहेगा। या फिर आप परिवार को लेकर ही देख लीजिए कि एक परिवार तभी सुखी रह सकता है जब उसके सदस्यों आपस में मिलजुल कर रहते हो। अगर उनमें आपसी सहयोग ना हो और वे हमेशा कलह रहेंगे तो वो परिवार का जो वातावरण है वो उसी प्रकार से कष्ट में दुख में रहेगा। परिवार में शांति कभी बनी नहीं रहेगी। तो ये छोटे क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा और ये प्रक्रिया जो है ये बड़े क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए तो उसमें परस्पर सहयोग की भावना होनी बहुत ही जरूरी है समूह और विभाग। मैकाइवर का अभिप्राय इन सभी समूह अथवा संगठनों से है जो परस्पर संबंध रह के समाज को व्यवस्थित बनाते हैं। मैकाइवर जी ने बताया कि समाज क्या है, एक विशाल व्यवस्था है। इसके निर्माण के लिए अनेक समूहों अनेक सामाजिक विभागों की शक्ति की आवश्यकता भी है और ये समान हित का पूर्ति करते हैं। उनके अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो इनके सामान्य हित और उद्देश्यों को पूर्ति के लिए वे क्या करते हैं, अपने आपसी सहयोग बनाए रहते हैं क्योंकि उनका जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है और वो एक ही हित की पूर्ति करते आए होते हैं। जैसे समाज के अंतर्गत जो परिवार होता है, पड़ोस होता है, गांव, नगर, प्रांत, ये सभी होते हैं। इनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है और उनमें प्रत्येक में अपने अंतर संबंध हमें देखने को मिलते हैं और वो अंतर संबंधों को वो भली भांति पालन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो बताया है कि मानव व्यवहार के नियंत्रण यानी कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समाज में मनुष्य का अपना मनचाहा व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। मनुष्य के ऊपर व्यवहार दो तरीके से रहता है, एक तो वो धार्मिक तौर पर उसके ऊपर नियंत्रित किया जाता है या फिर एक कानूनी माध्यम से। धार्मिक तौर पर व्यक्ति जो है वो गलत काम करने से डरता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे, या फिर अगर कानूनी तौर पर वो अगर कोई गलत काम करता है तो कानून उसको सजा देता है। इसी प्रकार से मनुष्य के व्यवहारों का नियंत्रण भी दो रूपों में होता है, औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में। कानून, प्रचार, प्रशासन ये सभी किस में आ जाएंगे, तो औपचारिक नियंत्रण की विधियों के अंतर्गत आ जाएंगे और धर्म, प्रथा, नैतिकता, जनरीति ये सभी अनौपचारिक नियंत्रण विधियों के अंतर्गत आ जाएंगे। हम लोगों ने नियंत्रण का तो बात कर लिया लेकिन स्वतंत्रता भी जरूरी है, लिबर्टी भी चाहिए क्योंकि नियंत्रणों के साथ साथ स्वतंत्रता भी आवश्यक होती है, अन्यथा समाज की उन्नति कभी नहीं हो सकती है, मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो सकता है। अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा के रख देंगे तो उसके मस्तिष्क का विकास उस प्रकार से नहीं होगा। उसको खेलने देना होगा, उसको दूसरे लोगों के साथ मिलने देना होगा, तभी उसका मानसिक उसका विकास हो सकता है। तो उसी प्रकार से स्वतंत्रता का अनुभव करने पर ही व्यक्ति सामाजिक संबंधों का विकास परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को कर सकता है। कोई भी व्यवस्था सदस्यों पर केवल नियंत्रण थोपकर स्वतंत्रता के क्षेत्र को कम करके नहीं प्राप्त की जा सकती। इसमें व्यक्ति नहीं जीवित रह सकता है। उसके विकास के लिए समाज को परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तन में ही उनकी जीवन शक्ति उनमें बने रहने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है। उपरोक्त माध्यम से हम देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने समाज के 7 आवश्यक आधार बताए हैं अथवा तत्व बताए हैं और यह स्पष्ट किया है कि सभी सामाजिक संबंध परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो समाज जो होता है वो परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। उनमें कहीं कहीं जटिल व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी, कहीं वो समय के अनुसार अपने को चेंज भी करता है। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो समाज के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं समाज की विशेषताएं तथा उसके प्रमुख तत्व। तो समाज की जो संकल्पना है या को जो कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए विशेषताओं को भी जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि विशेषताओं को जानने के बिना हम समाज का सर्वव्यापी रूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये जो समाज की विशेषताएं हैं ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो विशेषता है समाज की वो यह है कि समाज जो है वो अमूर्त है, यानी समाज
सामाजिक संबंधों का जाल है के नाम ही जो है वो किसका है, तो समाज का है। अर्थात समाज में कोई प्रत्यक्ष स्थूल वस्तु नहीं है, संबंधों का हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार चूंकि संबंध अमूर्त होते हैं अतः समाज भी क्या है, अमूर्त है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा सकते हैं कि समाज अमुक वस्तु है, बल्कि हम उसके अंतर्गत जो लोग रहते हैं, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, वो बोला जा सकता है कि ये इस समाज के अंतर्गत आते हैं। समाज जागरूकता यानी कि अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, जागरूकता की उपस्थिति समाज का आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसके अभाव में सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है। जागरूकता का अर्थ है किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना। समाज में जो समानता, असमानता, सहयोग, संघर्ष आदि विभिन्न जो दशाएं हैं, ये व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, जागरूक बनाए रहती है। और यही जागरूकता की ही स्थापना हम कहाँ करते हैं, तो सामाजिक संबंध के अंतर्गत करते हैं। समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही सम्मिलित होते हैं। समाज में समानता और भिन्नता दोनों का अस्तित्व है। बाह्य रूप से दोनों परस्पर विरोधी लगते हैं, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक है। समाज के अस्तित्व बनाए रखने के लिए इनका समान उद्देश्य होना चाहिए, इनका समान विचार, समान मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के जो साधन होते हैं कहीं कहीं भिन्न भी होते हैं। कहीं आप देखिएगा कि जो समाज है उसके जो सामाजिक उद्देश्य है, कहीं प्रजनन, शिशु रक्षा, शरीर रक्षा, भोजन संग्रहण कहीं समान नहीं होते, कहीं कहीं आपको अलग भी देखने को ये मिल सकते हैं। समाज में भिन्नता समानता के अधीन है। यद्यपि हम समाज के लिए समानता और भिन्नता दोनों ही आवश्यक है, लेकिन ये जो भिन्नता है ये समानता के अधीन है। अर्थात समानता प्राथमिक है और भिन्नता गौण। इस स्थिति को अनेक उदाहरणों द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए, समाज में जो श्रम विभाजन पाया जाता है, इसका कारण है विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता या सामर्थ्य का भिन्न होना। कोई व्यक्ति शिक्षित जो होगा, किसने ज़्यादा एजुकेशन हासिल की हो, तो उसका तो समाज में स्थिति अच्छा होगा ही, वो उस ऊंचे पोस्ट पर जाएगा ही। किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति है तो उसका तो पोस्ट, वो अपने उसकी समाज में स्थिति तो उतनी ऊंची होगी। इसमें तो कोई भिन्नता नहीं है, उसका समाज देखने को मिलेगा ही। व्यक्तियों की भिन्न भिन्न योग्यता और उसके सामर्थ्य को समुचित उपयोग इसलिए हो पाता है क्योंकि उनमें सहयोग और समानता की भावना प्रधानता है। व्यापार, उद्योग आदि में मुनाफा कमाने के लिए समान लक्ष्य से लोग साझेदारी करते हैं और अपने अपने योग्यता अनुसार अलग अलग कार्य को संभाल लेते हैं। भिन्नता का तत्व उनकी साझेदारी में सहायक आवश्यक होता है, इसलिए यह स्थान क्या होता है, गौण होता है, क्योंकि प्रधान तत्व जो होता है वो मुनाफा कमाना होता है। कोई बड़ा व्यापारी होता है, कोई छोटा व्यापारी होता है, लेकिन उनका जो मेन मोटो है वो तो यही है ना कि वो कुछ मुनाफा कमाए, कुछ उसने अपने फसल को जो बेचा है उससे उसे अधिक लाभ मिले। तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सोसाइटी के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आज का जो मैकाइवर का कार्यकारिणी अवधारणा है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी कि उन्होंने समाज के संदर्भ में क्या बताया है। उन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताकर इसकी विभिन्न परिभाषा, विभिन्न विशेषताओं को बताई है। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कल से हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट होगा, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा, इसमें समाजशास्त्र के क्षेत्र में पद प्रदर्शक एवं योगदान में हम लोग अगस्त कॉम्ट जी एवं उनके जीवनी को देखेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।